Welcome to the solutions of NEET exam held on 13th of September। पर सबको याद होगा कि कोरोना की वजह से ये जो एग्ज़ाम होता है वो लेट हमारे पास हुआ। तो मैं एक्सप्लेन करते हुए इसको जो है क्वेश्चंस को आपको बता रहा हूँ। तो पेपर यू मे बी हैविंग, तो मैं जो कोड है G5 उसके सोल्यूशन बता रहा हूँ, क्योंकि एक ही पेपर के सोल्यूशन को लिया जा सकता है, तो ऑर्डर मे बी डिफरेंट। तो जनरली आप इन केस ऑफ एनी डाउट दैट्स आई हैव रिटन माई phone number. If you have any doubt or if you have any query, you can ask on my phone number through WhatsApp. तो स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 136। तो मैं जैसे मैंने कहा, एक मैं कोड को लेके चल रहा हूँ, तो उस कोड के बेस पे ये चीज़ एक्सप्लेन किया। तो क्वेश्चन नंबर 136 है, इस पर नंबर 136 में कह रहे हैं सीरीज एलसीआर सर्किट इज कनेक्टेड टू एन एसी वोल्टेज। तो जैसे सीरीज एलसीआर सर्किट है, एलसीआर यू नो, एल सी एंड आर। देखो मेरा सोल्यूशन कंप्लीटली ज़्यादा टाइम ले सकता है, क्योंकि मैं सारी बात एक्सप्लेन करके हुए चल रहा हूँ। वैसे तो बच्चा डायरेक्टली सोचता है, इतना बनाता भी नहीं एग्जाम में, बट मैं यहाँ सब एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो माई सोल्यूशन कैन टेक कंपेरेटिवली मोर टाइम। जैसे 2 मिनट्स तो आप देखिए इंट्रोडक्शन में चले जा चुके हैं, तो आप जो है उससे जल्दी ही करने क्या बता रहे हैं। तो इसमें क्या है, जैसे 10 का फॉर्मूला आपको पता होगा, एलसीआर सीरीज सर्किट में एक्सएल डिफरेंस एक्सी अपॉन आर होता है। डिफरेंस मतलब मॉड, मॉड मतलब जो बड़ा है उसको ले। तो केस 1 में कह रहे हैं व्हेन एल इज रिमूव्ड फ्रॉम द सर्किट। केस 1 में व्हेन एल इज रिमूव्ड, व्हेन इंडक्टर इज रिमूव्ड। अब देखिए जब इंडक्टर रिमूव हुआ तो tan phi, phi रखा है पाई बाई 3। इंडक्टर रिमूव होगा तो ये चीज 0 होगी, तो tan phi होगा xc अपॉन r। tan pi by 3 मींस √3, 60 डिग्री इज इक्वल टू √3 इज इक्वल टू xc अपॉन r। मींस xc जो निकल के आ गया वो आ गया √3 r। केस 2 में when कैपेसिटर इज रिमूव, जब कैपेसिटर रिमूव हुआ तो tan, इस बार भी एंगल पाई बाई 3 रखा है। कैपेसिटर रिमूव होगा तो ये चीज 0 होगी, तो xl अपॉन r हो गया, तो xl √3 r के इक्वल आ गया। तो अब आपने देखा क्या कि दोनों जो है xl और xc आपस में इक्वल है। तो जब एलसीआर सीरीज सर्किट को ज्वाइन किया जाएगा तो इट मींस जो रेजोनेंस की कंडीशन होगी दैट विल अकर। तो इस केस में रेजोनेंस की कंडीशन हमारे पास होगी रेजोनेंस, क्योंकि एक्सएल और एक्सी के इक्वल है, तो रेजोनेंस होगी। रेजोनेंस पे आपको पता है फाई जो है 0 के इक्वल होता है, एस एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी। तो इस केस में रेजोनेंस होगा, और रेजोनेंस में आपको पता है फाई जो होता है वो 0 के इक्वल होता है। तो कॉस फाई जो है पावर फैक्टर पूछा गया, पावर फैक्टर होता है कॉस फाई। कॉस फाई इज कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू हमारे पास हो गई जो है दैट इज इक्वल टू। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन 2 is correct। Now see question number 137। Question number 137 में क्या है, a wire of length L and area of cross section A is hanging from a support, fixed support। Wire of length L that is hanging from a fixed support। The length of wire changes to L1 when mass M1 is suspended। अब क्या हुआ, ये इसकी ओरिजिनल लेंथ थी, अब जब मास M हमने सस्पेंड करा, यानी कि वेट लगा दिया, वेट M के नीचे लगा दिया, तो इस केस में इसकी लेंथ जो गई है दैट इज इक्वल टू L1। तो चेंज इन लेंथ कितना होगा, चेंज इन लेंथ जो हुआ फाइनल माइनस इनिशियल, तो चेंज इन लेंथ होगा L1 माइनस L। यंग मॉडुलस का फॉर्मूला पता है आपको, फोर्स अपॉन एरिया इनटू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। यंग मॉडुलस फोर्स मींस वेट, ओरिजिनल लेंथ वाज L, और एरिया जो हो गया वो 1 इक्वल हो गया, और चेंज इन लेंथ हो गई L1 माइनस L2। तो यंग मॉडुलस का फॉर्मूला है y इज इक्वल टू mg L अपॉन a इनटू L1 माइनस L। मींस आंसर 3 इज करेक्ट, यानी कि आंसर 3 इज करेक्ट। नाउ सी 138। इन 138 इट इज गिवन a long solenoid of 50 cm length, लेंथ है 50 cm मींस 0.5 मीटर। a long solenoid और when 50 cm having 100 turns, नंबर ऑफ टर्न्स रखते हैं 100, कैरीज ए करंट ऑफ 2.5 एम्पीयर, करंट है 2.5 एम्पीयर। तो आपसे पूछा गया मैग्नेटिक फील्ड एट अ सेंटर, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला पता होगा, वेल इंसर्टेड स्टूडेंट का म्यू नॉट एन आई। एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एन नंबर ऑफ टर्न्स को अपॉन लेंथ। तो बी का फॉर्मूला किसके इक्वल होगा, म्यू नॉट एन मतलब नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन लेंथ इक्वल। ध्यान रखो स्मॉल एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट, म्यू नॉट की वैल्यू पता है 4 पाई इनटू 10 सेमी, नंबर ऑफ टर्न्स से रखते हैं 100, लेंथ है 0.5 मीटर,
इंटू करंट इज 2.5, सॉल्व करेंगे आप लोग तो इससे मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला हमारे पास निकल के आएगा वो आएगा 6.28 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। इजीली कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि 4 5 का 20 इंटू 100 2000 हो गए, तो इससे पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.28 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। अगर इवन है, इफ यू हैव एनी डाउट तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 139, क्योंकि अगर मैं इसकी कैलकुलेशन भी आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा करके दिखाऊंगा तो आप ही लोगों का नुकसान होने वाला है, मुझे कोई परेशानी नहीं। बट इफ यू नीड कैलकुलेशन और कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 139, ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। देखो प्रिज्म में इन जनरल हम लोग देखो जो पढ़ाते हैं उसके बेस पे एक्सप्लेन करेंगे सारी सॉल्यूशन। इन जनरल याद होगा प्रिज्म की फिगर बनाई जाती थी, और ये दो नॉर्मल्स हो, ये एंगल होता था R1, ये होता था R2, ये एंगल ऑफ प्रिज्म आई है, ये ए है, ये आई है और ये ए। रिलेशनशिप्स पता होती थी R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए। अब इस क्वेश्चन में गिवन है कि ये नॉर्मल से गया, नॉर्मल क्या होगा मतलब ऐसे गया तो E हो गया 0 के इक्वल, E 0 हो गया, नॉर्मल क्या हो जाएगा तो यानी कि R2 जो हो जाएगा वो 0 के इक्वल हो जाएगा, तो R1 प्लस 0 इज इक्वल टू ए हो गया, तो R1 जो आ गया वो ए के इक्वल मिल गया। अब इस पे यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगा दूं, इस फेस पे PQR पे आपने स्नेल्स लॉ लगाया PQ पे, तो बाई स्नेल्स लॉ एट फेस PQ, बाई स्नेल्स लॉ म्यू का फॉर्मूला आता है sin I कौन sin R1, I पूछा गया है sin R1 इज ए, स्मॉल एंगल पे sin थीटा थीटा के इक्वल होता है, तो म्यू का फॉर्मूला क्या I अपॉन A, यानी कि I की वैल्यू जो निकल के आ गई दैट इज इक्वल टू म्यू इनटू T। तो अकॉर्डिंगली जो ऑप्शन है वो ऑप्शन 2 पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 140, क्वेश्चन नंबर 140 में कह रहे हैं in a certain region of space with volume 0.2 meter cube the electric potential is to be 5 volt throughout। देखो 5 volt throughout का मतलब कांस्टेंट पोटेंशियल, थ्रूआउट का मतलब पोटेंशियल कैसा हो गया, कांस्टेंट पोटेंशियल हो गया। अच्छा E का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ रखा है माइनस dV/dr होता है, तो पोटेंशियल कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, as differentiation of constant term is 0, as differentiation of constant term is 0, so electric field will be 0। याद होगा कंडक्टर का केस पाएगा कि कंडक्टर की सरफेस पे हर जगह पोटेंशियल सेम रहेगा, तो जिसकी से इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट विल बी 0, मींस ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट। 141 ये डायरेक्टली क्वेश्चन है, तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, डायरेक्टली वी कैन राइट कि जो बोर मॉडल है दैट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर एनी क्लास, तो इसमें कोई परेशानी नहीं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, यू कैन राइट। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 142, इस 142 में क्या है, लाइट विद एन एवरेज फ्लक्स ऑफ 20 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 20 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर falls on a non-reflecting surface of area 20 centimeter square, area 20 centimeter square। देखो मैं कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ, यूनिट्स चेंज नहीं कर रहा हूँ, क्यों नहीं यूनिट्स चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में गिवन है और ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में गिवन है, तो यूनिट चेंज करके जबरदस्ती टाइम वेस्टेज, अदरवाइज मुझे MKS सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहिए। तो एनर्जी डेंसिटी इज टर्म ऑफ टाइम 1 मिनट, टाइम क्वेश्चन में 1 मिनट दे रखा है, 1 मिनट यू नो इज 60 सेकंड। तो आपसे पूछा गया एनर्जी रिसीव E किसके इक्वल हो, तो एनर्जी रिसीव किसके इक्वल होती है, ये एक तरीके से पावर है, व्हाट ऑफ द पावर पर एरिया, तो पावर पर एरिया की एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं, ये फ्लक्स डेंसिटी फाई मान लो, कुछ भी नाम मान लो, उसकी इंटेंसिटी मान लो भाई, ये पावर पर एरिया है, तो पावर पर एरिया के अगर एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर मिल जाएगा, एनर्जी होती है पावर इनटू टाइम, तो ये एक तरीके से इससे पावर मिल गई, पावर इनटू टाइम से एनर्जी मिल जाएगी, तो E इज इक्वल टू हो गया I इनटू A इनटू T, I इज 20, एरिया इज 20, मतलब कन्वर्ट नहीं करा क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इनटू टाइम इज 60, तो एनर्जी निकल के आएगा 24, 3 जीरो इससे लग गए, तो एनर्जी निकल के आई दैट इज 24,000 जूल, मींस एनर्जी जो निकल के आ गई दैट इज इक्वल टू 24 इनटू 10⁻³ जूल। डायरेक्ट क्वेश्चन। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 143,
क्वेश्चन नंबर 143 जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन है, डी ब्राउनी वेवलेंथ थी। तो लैम्डा का फॉर्मूला आया होगा, पढ़ाया होगा 12.27 एंगस्ट्रॉम अपॉन रूट बी, डायरेक्टली प्रूव करवाया जाएगा क्योंकि कई बार इसके ऊपर क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो वेवलेंथ का फॉर्मूला 12.27 एंगस्ट्रॉम अपॉन रूट बी। इस बार वेवलेंथ क्वेश्चन में गिवन है 1.227 इंटू 10⁻⁻² नैनोमीटर। तो नैनोमीटर का मतलब 1.227 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻⁹ मीटर, नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर। अच्छा, एंगस्ट्रॉम को भी मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 10⁻⁹ मीटर। इसके अंदर लैम्डा की वैल्यू रखता हूं, तो ये होगा 1.227 इंटू 10⁻11 इज इक्वल टू 12.27 इंटू 10⁻10 अपॉन रूट बी। तो इससे रूट बी आ रहा है 12.27 इंटू 10⁻10 अपॉन 1.227 इंटू 10⁻11, ये बचा 10। तो इससे रूट बी जो निकल के आ रहा है 10⁻2 आ गया। कैसे? -11 जाके +11 हो गया, तो 10⁻10 + 11 10⁻1 हो गया। 10⁻1 इंटू 10 होगा 100, 10⁻2 यानी कि 100 हो गया। तो स्क्वायरिंग कर दी, तो रूट बी की जब स्क्वायरिंग की तो वी गेट 100 का स्क्वायर मींस वोल्टेज जो निकल के आया दैट इज 10,000। यानी वोल्टेज जो इस केस में निकल के आया दैट इज 10,000 वोल्ट। नाउ see question number 154. A body weighs 72 Newton on the surface of the earth. Surface of the earth पे 72 Newton है, यानी mg 72 Newton. What is the gravitational force? Means mg dash पूछा गया, mass change होता है, g dash change होता है. On it at a height equal to the half the radius of the earth. Height जो है वो half the radius of the earth. अच्छा, height का फॉर्मूला आपको पता होगा। हाइट पे g डैश का फॉर्म आता है gr² अपॉन r + h का होल स्क्वायर। अच्छा, वेट पूछा गया, दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई कर दीजिए। mg डैश वी हैव टू फाइंड mg इज 72 इंटू r² अपॉन r + h की जगह r/2 का स्क्वायर। ठीक, इस r + r/2 का एलसीएम ले लो तो ये बचा 3r/2 का स्क्वायर। 3r/2 का स्क्वायर करो तो बचेगा 9r²/4। ये 4 ऊपर पहुंच गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब ऐसे ऊपर ले गया, इसको राउंड करना, तो ये 4 ऊपर पहुंच गया। सॉल्व करो, r² से r² कैंसिल, 9 8 जा 72, तो न्यू वेट जो निकल के आया दैट इज 32 न्यूटन। यानी कि इस केस में जो वेट होगा पर्सन का दैट विल बी 32 न्यूटन। सेम 145 में कह रहे हैं व्हिच ऑफ द ग्राफ्स शोइंग द वेरिएशन ऑफ रेसिस्टिविटी ऑफ कॉपर विद टेंशन। पढ़ा रखा है कि कॉपर की रेसिस्टिविटी जो है कंडक्टर है तो दैट इंक्रीजेस विद टेंपरेचर। तो ये ग्राफ कई बार आपको एक्सप्लेन कर चुका है बोर्ड एग्जाम में, तो ये कई बार इस तरीके से आ चुका है। तो ये डायरेक्टली थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो गया, तो इट मींस इट्स ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट। नाउ सी 146। इन 146 लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.5 times the threshold frequency. Light of frequency 1 times the frequency जो इंसिडेंट की। तो कहा है what is the photoelectric current if frequency is half। तो फ्रीक्वेंसी हाफ कर दी गई, तो यानी कि 1.5 म्यू नॉट के हाफ कर दी गई, तो फ्रीक्वेंसी 0.75 म्यू नॉट कर दी गई। अब देखिए इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी जो है वो लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इज लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो, तो ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है। सो नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन विल टेक प्लेस। सो नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन विल टेक प्लेस। जब कोई फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो ही नहीं रहा है तो कोई इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं, तो इसका मतलब जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट होगा वो हमारे पास होगा इसके इक्वल होगा 0, क्योंकि इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिनोमेना ही नहीं हो रहा है। जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिनोमेना नहीं हो रहा है तो इसका मतलब इस केस में जो करंट होगा वो किसके इक्वल होगा 0। नाउ सी 147। क्वेश्चन 147 में कहा जा रहा है ए 40 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर, कैपेसिटेंस है 40 माइक्रोफैरेड मींस 40 × 10⁻⁶ फैरेड। A 40 microfarad capacitor is connected to a 200 volt supply। ERMS रखा 200 volt, 50 हर्ट्ज सप्लाई, फ्रीक्वेंसी रखी 50 हर्ट्ज सप्लाई।
तो क्वेश्चन क्या करेगा, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, आई आरएमएस निकालना। आई का फॉर्मूला आपको पता होगा, E अपॉन XC होता है। कैपेसिटर XC होता है 1 अपॉन ओमेगा C, तो ये ओमेगा C ऊपर पहुंच गया, तो आई का फॉर्मूला होगा E इंटू ओमेगा C। E ऐसे ही ओमेगा का फॉर्मूला आपको पता होगा 2 पाई f फ्रीक्वेंसी इंटू C, वैल्यूज पुट अप करो। E है 200, 2 ऐसे पाई 3.14, पाई की वैल्यू 3.14, फ्रीक्वेंसी इज 50, कैपेसिटेंस इज 40 इंटू 10⁻⁶। तो जब सारी वैल्यूज रखेंगे तो करंट जो लगभग निकल के आया वो 2.512 एम्पीयर निकल के आएगा। मैं कैलकुलेशन नहीं करके दिखा रहा हूँ, डायरेक्ट मैंने आंसर लिख दिया है रफली कैलकुलेट करके। तो करंट 2.512 एम्पीयर आ गया, तो इसमें ऑप्शन 2.5 ली, तो करंट 2.5 एम्पीयर आ गया, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 148, क्वेश्चन नंबर 148 इसका देखें, क्वेश्चन 148 में क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 148 में कह रहे हैं, assuming that light of wavelength 600 nanometer is coming from the star. Light of wavelength 600 nanometer means 600 into 10⁹ meter is coming from the star. The limit of resolution निकालनी है, diameter is 2 meter, diameter is 2 meter। तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन पढ़ा रखा है 1.22 लैम्डा अपॉन डी होती है। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन जो होती है वो 1.22 लैम्डा अपॉन डी, डी मींस डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्ट। 1.22 ऐसी, लैम्डा 600 इंटू 9, डायमीटर रखा 2, कैंसिल कर दो, 300 से मल्टीप्लाई हुआ, 366 इंटू 10⁻⁹ हो गई लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, यानी कि 3.66 इंटू 10⁻⁷ एंगल में होती है लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, यानी कि आंसर जो आएगा दैट विल बी रेडियन। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। सी 149 में कह रहे हैं ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड्स विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड से वर्टिकली डाउनवर्ड्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द टॉप, और ग्राउंड पे जब ये पहुंची बॉल तो स्पीड है 80 मीटर पर सेकंड, तो u was 20, v was 80, g दे रखा है, एक्सलेशन दे रखा है g यानी कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपको ये हाइट पता करनी है, तो s पता करना है, तो a पता है, u पता है, v पता है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दें, तो y थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आपको पता है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, या v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर is equal to 2s, easiness के आती है। v square is 6400, u square is minus 400, 2 into a की जगह 10 into हाइट पता करनी है, हाइट आएगा this is 6000 upon this is 20, तो when you solve this 0 0 कैंसिल होगा, 2 into इसको सॉल्व करा 600 upon 2, तो हाइट जो आ गई that is 300 मीटर। Now see question number 150। Question number 1, in this question is given हाइड्रोजन गैस का प्रेशर रखा है 249 किलो पास्कल, मींस 249 into 10⁻³ पास्कल प्रेशर at temperature 27 डिग्री सेल्सियस। तो you know it can be converted into Kelvin, तो 300 केल्विन। तो आपसे डेंसिटी पूछिए, तो डेंसिटी कैसे निकालते हैं, पीवी होती है एनआरटी, एन होता है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, अच्छा डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो m अपॉन v चेंज, तो m अपॉन v चेंज ये किसके इक्वल होगा, pm अपॉन RT के इक्वल होगा। प्रेशर है 249 इंटू 10⁻³, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट 2 kg, आर की वैल्यू 8 पॉइंट क्वेश्चन में गिवन है 8.3, टेम्परेचर इज 3 से कट करा 3 से 300 है, तो 8 से कैंसिल करा तो ये लगा, जैसे 8.3 से डायरेक्ट कैंसिल कर दिया, 83 से कैंसिल करा तो ये 0.1 बचा, और 83 का ये 3 से कैंसिल करा तो ये 100 बचा। तो डेंसिटी जो निकल के आ गई 2 इंटू ये कैंसिल हो गया, 2/10 हो गई डेंसिटी,
इसका मतलब डेंसिटी जो निकल के आ रही वो निकल के आ रही 2.10 मीन 0.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डेंसिटी इज 0.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 151। 151 in this question, when a uranium isotope 92U235 92U235 इस बॉम्बर जो न्यूट्रॉन, एक न्यूट्रॉन के साथ इसको भेजा गया 0 के साथ, it generates 36 krypton 89, it generates 36 krypton 89 and 3 neutrons, 3 neutrons means 0 and 1। इसने इस टाइप से प्रोड्यूस किया 3 0 and 1। तो एंड का मतलब क्या चीज, देखो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एंड में क्या हो, ये 92 है, 3 into 0 0 ही बचा, 92 minus 36, तो आप सॉल्व करोगे 56 आ गया। क्लियर? अच्छा ऐसे ही इसमें 235 plus 136 236 minus 89 minus 3, तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 56 बेरियम, वैसे भी क्वेश्चन शायद आप में से बहुत से बच्चों को याद होगी, 56 बेरियम 144, ये कई बार एनसीईआरटी में पढ़ाई हो चुकी है। न्यूक्लियर फिशन की जो है वो हमारे पास इक्वेशन है। अब देखिए बेटा 152 डायरेक्ट क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन। जो अगर रिवर्स बाइस होती है तो उस केस में विड्थ ऑफ डेफिनेशन इंक्रीज होती है। विड्थ ऑफ डेफिनेशन लेयर इंक्रीजेस, ये सबको पता है, कई बार का हुआ क्वेश्चन है। विड्थ ऑफ डेफिनेशन लेयर इंक्रीजेस इन केस ऑफ रिवर्स बाइस। रिवर्स बाइस में रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, तो विड्थ ऑफ डेफिनेशन लेयर जो होगी वो इंक्रीज होगी इन केस ऑफ रिवर्स बाइस। तो विड्थ ऑफ डेफिनेशन लेयर इंक्रीजेस इन केस ऑफ रिवर्स बाइस ओनली, ऑप्शन 153 में क्या है, द फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इन एसएचएम। अच्छा एसएचएम की इक्वेशन पता है, बेसिक इक्वेशन पढ़ रखी है आपने। एक्सेलरेशन का -ω², नेगेटिव साइन शो करता है एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन, मींस अगर डिस्प्लेसमेंट इधर है तो एक्सेलरेशन इधर होगा, मींस दोनों अपोजिट टू ईच अदर, दोनों अपोजिट तो इनके बीच का एंगल कितना होगा 180 डिग्री, एज बोथ आर अपोजिट, सो फेज एंगल कितना होगा 180 डिग्री या पाई, फेज एंगल इनके बीच में हो गया 180 डिग्री और पाई। तो इसमें एंगल रेडियन में रखा है, तो इनकी पाई होगा आंसर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 154। क्वेश्चन नंबर 154 में कह रहे हैं एन आयरन रॉड ऑफ ससेप्टिबिलिटी 599, ससेप्टिबिलिटी का एम देता है 599। तो इससे हमारे पास पूछा गया है इस सब्जेक्ट टू मैग्नेटाइजिंग फील्ड ऑफ 1200 एम्पीयर पर मीटर, मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाई गई है 1200 लगाई गई है। जब परमेबिलिटी पूछी गई, परमेबिलिटी बहुत सारे केस है, परमेबिलिटी म्यू आर होती है 1 प्लस काई एम इंटू म्यू नॉट। म्यू आर का फॉर्मूला हो गया म्यू नॉट इंटू 1 प्लस काई, 1 प्लस काई एम है 599, म्यू नॉट की वैल्यू आपको पता है 4 पाई इंटू 7, 600 इंटू 4 पाई इंटू 10⁻⁷, 2400 पाई इंटू 10⁻⁷ means 2.4 pi into 10⁻⁴, 2.4 pi into 10⁻⁴, यानी ऑप्शन 4 is correct। Now see question number 155। क्वेश्चन नंबर 155 में कह रहे हैं the quantities of heat required to raise the temperature of solid sphere of copper sphere है दो, रेडियस r1 एंड r2, r1 दे रखा है 1.5 r2 मींस 3/2 r2 दे रखा है। थ्रू 1 केल्विन r इन द रेशियो। देखो q का फॉर्मूला क्या होता है, q का फॉर्मूला होता है mc डेल्टा थीटा, चेंज इन टेंपरेचर। स्पेसिफिक फिक्स है, कॉपर ये दोनों केस में तो c फिक्स होगी, चेंज इन टेंपरेचर 1 केल्विन फिक्स है, तो ये c और डेल्टा थीटा फिक्स है। तो हीट किस पे डिपेंड करेगी, मास पे।
मास का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी टू वॉल्यूम, स्क्वायर है, स्क्वायर का वॉल्यूम होता है 4.3 पाई r क्यूब। अब देखिए डेंसिटी कॉपर स्क्वायर है तो फिक्स है, 4/3 पाई चेंज हो नहीं सकता, ये चीज चेंज नहीं हो सकती। इसका मतलब हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब है, यानी Q1/Q2 जो निकल के आएगा वो R1³ क्यूब के इक्वल निकल आएगा। R1 क्यूब की जगह इसका क्यूब लगा दिया 3/2 R2 क्यूब अपॉन R2 क्यूब, तो ये होगा 27, 3 का क्यूब 27/8 R2 क्यूब अपॉन R2 क्यूब कैंसिल हो गया, तो इसका रेशियो निकल के आ गया 27/8, यानी कि ऑप्शन 4 इज करेक्ट। 156 पे क्या है, दो बॉडीज हैं 6 kg और 4 kg, ऐसे रखा है, एक 6 kg की बॉडी है, एक 4 kg की। तो आपको रूल्स पता है, भारी वाली बॉडी नीचे जाएगी 6G की वजह से, हल्की बॉडी 4G की वजह से ऊपर जाएगी, क्योंकि हल्का आप समझो तराजू में होता है, वेइंग मशीन में होता है, ये चीज नीचे जाएगी, तो इसका एक्सप्रेशन नीचे। टेंशन सेम स्ट्रिंग टेंशन से, तो इसकी इक्वेशन होगी 6G - T = 6, जिधर को जा रही है उधर का फोर्स पड़ा होगा। इसकी इक्वेशन होगी T - 4G = 4A। सॉल्व करो, T से T कैंसिल, 6G - 4G is equal to 6A + 4A, यानी ये इक्वेशन आ गई 6G - 4G यानी 2G is equal to 10A। तो A की वैल्यू आएगी 2G/10, यानी एक्सीलरेशन की वैल्यू जो निकल के आएगी G/5। ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक सिखाई गई, तो फिलहाल बार-बार क्वेश्चन नहीं करा सकता है, तो दैट्स व्हाई डायरेक्ट। अब देखिए 157 11th क्लास में प्रूव कराया चुका है मीन फ्री पाथ का। लैम्डा बार जो था 1/√2, दैट फॉर्मूला πd² × n होता है। ये फॉर्मूला 11th क्लास में प्रूव कराया गया था, तो यहाँ पे n बस इधर रखा है वही बात, तो इसका मतलब ऑप्शन इसका डायरेक्ट जो है 1 इज करेक्ट। ये प्रूव करा चुका, फॉर प्रूफ यू कैन कॉल मी, मैंने पढ़ाया हुआ है इस चीज को, तो बहुत ज्यादा टाइम है। नाउ सी 158 पे क्या है, ये शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल हैज ए डायपोल मोमेंट ऑफ 16 × 10⁹ कूलम। P रखा है 16 × 10⁹ कूलम मीटर, सेंटीमीटर नहीं कूलम मीटर। द पोटेंशियल निकालना है एट डिस्टेंस 0.6 मीटर, R निकालना है 0.6 मीटर पे, और थीटा जो है सेंटर से वो रखा है 60 डिग्री। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ रखा है थीटा एंगल पे 1/4πε0 P cos θ अपॉन R² - A² cos² θ। ये प्रूफ्स पढ़ रखे। इन केस ऑफ एनी डाउट आपको प्रूफ नहीं आता हो तो यू कैन कॉल। शॉर्ट डायपोल है तो R जो है वो A बहुत छोटा हो। फॉर शॉर्ट डायपोल R² - A² cos² θ जो आएगा निकल के वो नियरली इक्वल टू क्या आएगा R², मतलब उसकी लेंथ ऑफ द डायपोल कैन बी गिवन। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला ये आ दिस कैन बी पुट अप कर दो वैल्यू, दिस इज 9/9, P क्वेश्चन में गिवन है 16 × 9 cos 60 अपॉन R² is 0.6, सॉल्व करें। cos 60 की वैल्यू पता है 1/2, तो व्हेन यू सॉल्व इट यू विल गेट पोटेंशियल एज 200 वोल्ट। कोई कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो, किसी प्रूफ में प्रॉब्लम हो, तो जैसे कहा गया यू कैन कॉल मी। 159 में स्ट्रेस की डायमेंशन पूछ रहे हैं। स्ट्रेस पता है एक तरीके से प्रेशर हुआ, यानी फोर्स अपॉन एरिया हुआ। फोर्स की डायमेंशन mL/2, एरिया की L2, तो स्ट्रेस की डायमेंशन डायरेक्ट हो गई mL-1 T-2, तो इसकी डायमेंशन डायरेक्ट ऑप्शन 3। 160 में क्या है कि एनर्जी जो है वो 10⁻20 जूल रखती है, तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है। तो आपको पता होगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 × 19 जूल के इक्वल होता है। कन्वर्ट कर लो तो एनर्जी आएगी 10⁻20 अपॉन 1.6 × 19, ये ऊपर चला जाएगा, तो 10⁻⁻1 अपॉन 1.6, 0.1/1.6, एनर्जी 1/16 आ गई, तो 0.06 के आसपास एनर्जी जो निकल के आ गई वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी निकल गई।
नाउ सी क्वेश्चन नंबर 161। 161 भी कई बार ऐसे क्वेश्चंस कराए चुके हैं। In a guitar, दो strings A and B made of same material slightly out of tune produce a beat frequency of 6 Hz। बीट फ्रीक्वेंसी का मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस जो है वो 6 हर्ट्ज है। तो इसमें क्या आ गया, व्हेन टेंशन द बीट स्लाइटली डिक्रीज द बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस टू 6 हर्ट्ज। ए की फ्रीक्वेंसी 530 है, ए की फ्रीक्वेंसी 530 है। जब बीट फ्रीक्वेंसी 6 है तो या तो ये +6 होगा या -6 होगा। तो या तो ये 524 होगा, 530 - 6 2524, या 530 + 6 -6 530 - 6 524, या 530 + 6 536। अच्छा, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर रही है, टेंशन डिक्रीज कर रही है। न्यू होता है 1/12 T/m। जब टेंशन डिक्रीज करेगी तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी। तो अभी बढ़ते 7 हो गई बीट फ्रीक्वेंसी। अगर इसे डिक्रीज करते तो ये 535 हो जाता, तो बीट फ्रीक्वेंसी 5 आती। इसे डिक्रीज करने पे 523 हुआ तो बीट फ्रीक्वेंसी 7 आएगी। यानी कि बी की बीट फ्रीक्वेंसी जो होगी या जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कितनी होगी, 524 हर्ट्ज। अब क्वेश्चन नंबर 162 आपको याद होगा, सारे कलर कोडिंग ट्राई रखी। तो येलो, वायलेट, ब्राउन एंड गोल्ड कलर, येलो, वायलेट, ब्राउन एंड गोल्ड। गोल्ड याद होगा टॉलरेंस शो करती है, तो गोल्ड की टॉलरेंस होती है 5%। येलो, वायलेट और गोल्ड जो है आपने रखा 47 इंटू 10 का 1 ओम ±5% हो गया, यानी होगा 470 ओम ±5%। 163 फिर से डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन पॉलिटिकल क्वेश्चन है कि ब्रिस्टल्स एंगल जो है वो 45 से 90 के बीच में होगा। इन केस यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉल मी। ऐसे सुने बेटा 164 में कह रहे हैं the capacitance of parallel plate capacitor with air is 6 microfarad, C original is 6 microfarad। जब डायरेक्टली डाल दिया गया तो कैपेसिटेंस होगी 35 माइक्रोफैराड, पढ़ा रखा है। जब डायरेक्टली डाल देते हैं तो कैपेसिटेंस जो होती है दैट इंक्रीजेस बाय k टाइम्स, C is equal to kc naught। C is 30, k नहीं मालूम, kc naught is 6। तो इससे k की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 30.6, k आ गया 5 के इक्वल। इसका डायरेक्टली कांस्टेंट जो निकल के आया दैट इज इक्वल टू 5। अब एप्सिलॉन पूछा गया, एप्सिलॉन होता है एप्सिलॉन नॉट इनटू k। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता है 8.854 × 12। के क्वेश्चन में 5 दे रखा है, 5 से इसकी मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट 44.25 × 10⁻², क्योंकि 4 नहीं गिवन क्वेश्चन। तो इससे जब आपने मल्टीप्लाई करा तो यू विल गेट 0.4425 × 10⁻²। सेम देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 165 में फोर्स रखा है 3J के और डिस्प्लेसमेंट r जो रखा है पोजीशन वेक्टर वो रखा है 2k के। टॉर्क का फॉर्मूला वेक्टर फॉर्मूला आपको पता है r क्रॉस f के इक्वल होता है। r इज 2k का क्रॉस f इज 3j। 2 3 6 k क्रॉस j i j ओके, k क्रॉस j अपोजिट में होगा तो माइनस i के, तो 6i के माइनस के। इसका आंसर होगा मींस ऑप्शन 2 इज करेक्ट। 166 क्वेश्चन नंबर 166 में कह रहे हैं कि रेजिस्टेंस वायर कनेक्टिंग द लेफ्ट गैप, तो r नहीं पता लेफ्ट गैप, तो राइट गैप का 10 गिवन है और ब्रिज का रेशियो 3/2 पता है आपको, r/r1 इज इक्वल टू या p/q इज r पास। तो इससे r की वैल्यू निकल के आ गई रेजिस्टेंस की 10 × 3/2, तो रेजिस्टेंस 15 ओम निकल के आ गई। बाय इफ द लेंथ ऑफ वायर इज 1.5 मीटर, लेंथ ऑफ 1 ओम रेजिस्टेंस कितना हो, देखिए लेंथ ऑफ 15 ओम जो है वो 1.5 मीटर है, तो लेंथ ऑफ 1 ओम कितनी होगी 1.5/15 1/10 मीटर मींस 0.1 मीटर। इसकी लेंथ जो निकल जाएगी वो 0.1 मीटर। 167 डायरेक्ट क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन। बेस होता है थिन एंड लाइटली डोप्ड होता है, आपको पता है, तो डायरेक्ट आंसर लिख देंगे बेस इज थिन
and lightly doped. So it means your option 3 will be correct. Now see 168. 168 क्या है? 168 में क्या है? 168 क्वेश्चन के अंदर ये क्या है? The ratio of contributions made by electric field and magnetic field components to the intensity of EM wave scale. क्या पता? तो वैसे तो आपको E0 upon B0 C के इक्वल पता है EM. अच्छा, रेशियो ऑफ कंट्रीब्यूशंस मेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, यानी एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड का पता करना है, पर यूनिट वॉल्यूम्स निकालना है. जैसे एक ही वॉल्यूम में निकल जाएगा एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेट. आपको पता होगा इसका फॉर्मूला पढ़ा रखा है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, इसका बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट. तो 2 से तो 2 कैंसिल हो गई, ये बचा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर. म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट होता है 1 अपॉन सी स्क्वायर, ई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो जाएगा सी स्क्वायर. तो इसका रेशियो आ गया 1, यानी कि आंसर आ गया 1:1. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 169. 169 में क्या है? A charge particle having drift velocity of 7.5 × 10⁴. Drift velocity is 7.5 × 10⁴. And electric field active 3 × 10⁻. Electric field active 3 × 10. Electron mobility. Electron mobility का फॉर्मूला म्यू टू मॉड ऑफ BD अपॉन E पढ़ाया था हमेशा पॉजिटिव होगी. तो 7.5 × 10⁻⁴ अपॉन 3 × 10⁻⁻. तो 2.5 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड इसकी जो है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे पास निकल, यानी ऑप्शन 1. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 170. क्वेश्चन 170 में क्या है? स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर. स्फेरिकल कंडक्टर रेडियस 10 सेंटीमीटर है और चार्ज सब जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉजिटिव मान, क्योंकि गिवन है 3.2 × 7 कूलम. चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड 3.2 × 7 कूलम, सब जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है इक्वली. तो इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर. 15 सेंटीमीटर पॉइंट है, उसको पता करना है. देखो आउटसाइड वाले पॉइंट्स के लिए जो चार्ज होता है पॉइंट चार्ज क्रिएट करता है. फॉर पॉइंट्स आउटसाइड it means spherical charge, it will act as a point charge. पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4πε0 q अपॉन r स्क्वायर. 1/4πε99 होता है. चार्ज है 3.2 × 7, डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर मींस 0.15 का स्क्वायर, मीटर का कन्वर्ट कर लीजिए तो 0.15 मीटर का. तो व्हेन यू सॉल्व इट you will get 1.28 × 10⁵ Newton per coulomb. Now see question number 171. 171 ये सिग्निफिकेंट फिगर्स का है, तो माइनस कर लेंगे अपने आप. 9.99 माइनस 0.0099 मीटर माइनस कर दें तो यू विल गेट एस 9.9811. अच्छा, डेसिमल के 2 प्लेस तक ये काउंटेड है, तो ये डेसिमल के 2 प्लेस तक करना है. राउंड ऑफ करा तो ये यूज ऐसे होगा 1 है 5 से कम है, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर में कितना आ गया? 9.9. नाउ सी 172 में क्या है? इन यंग्स एक्सपेरिमेंट if the separation between coherent sources is half, तो coherent sources ये होती है यहाँ, तो इनके बीच की डिस्टेंस d होती है और ये डिस्टेंस कैपिटल D होती है स्क्रीन से. तो प्रिंसिपल का ओरिजिनल फॉर्मूला होता है d लैम्डा अपॉन d. अब क्या होगा? बीटा डैश पता करनी है. if distance between this is half, तो d डैश होगा d/2.
एंड डिस्टेंस बाय स्क्रीन फ्रॉम द कोर एंड सोर्स डबल, ये डिस्टेंस डबल कर देंगे तो d डैश होगा 2, तो बीटा डैश d डैश लैम्डा अपॉन d डैश होगा। d डैश जो है वो 2d के इक्वल गिवन है, लैम्डा ऐसे d डैश है d/2, तो बीटा डैश होगा 4d लैम्डा अपॉन d, यानी बीटा डैश कितना हो गया 4 बीटा मींस 4 टाइम्स, तो यानी विड्थ जो भी दैट विल कम 4 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 173, इस क्वेश्चन में क्या है, दो सिलेंडर्स हैं इक्वल कैपेसिटी के, स्टॉप बॉक्स रखे हुए हैं स्टैंडर्ड टेंपरेचर प्रेशर पे, एंटायर सिस्टम इज थर्मली इंसुलेटेड, एक कंडीशन गिवन है थर्मली इंसुलेटेड मींस हीट आ जा नहीं सकती, और दूसरी बात इसमें कहा गया है सडनली ओपन, तो याद होगा ये दोनों जो कंडीशंस हुई वो किसकी कंडीशंस हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस की। आपको होगा पढ़ाया था एडियाबैटिक प्रोसेस शुड बी क्विक और कोई हीट चेंज ना हो, तो हीट चेंज क्यों नहीं होगी, बिकॉज दे आर थर्मली इंसुलेटेड फ्रॉम ईच। क्वेश्चन नंबर 174, द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 0.5 ग्राम, ई का फॉर्मूला आपको पता होगा mc स्क्वायर होता है, माइनस 0.5 ग्राम है यानी 0.5 + 3 है, c स्पीड ऑफ लाइट पता है आपको 3 का रेट का स्क्वायर हो गया, तो एनर्जी आ गई 0.5 × 10⁻³ इंटू 9 × 10⁻16, सॉल्विंग करेंगे तो यू विल गेट 9 × 0.5 4.5 × 10⁻13 जूल, एनर्जी आ गई 4.5 × 10⁻13 जूल। नाउ सी 175, 175 क्या है, एक कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस r इज इमर्ज्ड इन वाटर एंड राइजेस इनटू ए हाइट h, तो कोई भी चीज ऊपर क्यों चढ़ती है, ड्यू टू सरफेस टेंशन, तो कोई भी चीज ऊपर चढ़ रही है तो राइजेस ड्यू टू सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन के से कोई चीज ऊपर चढ़ती है, तो आपने असेंट फॉर्मूला पढ़ा था h = 2t cos θ अपॉन r rho g, तो t का फॉर्मूला क्या होगा h × r × rho × g अपॉन 2 cos θ। अब देखिए ये सब चीज तो फिक्स है, तो सरफेस टेंशन भी फिक्स है, तो h इंटू एक तरीके से जो डेंसिटी है, सॉरी डेंसिटी अलग है, डेंसिटी अलग है, डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम, तो डेंसिटी होता है हमारे पास मास अपॉन वॉल्यूम, आपको पता होगा डेंसिटी का फॉर्मूला जो है वो मास अपॉन वॉल्यूम हो गया, तो मास हो गया वो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम के इक्वल, ठीक है, तो मास जो निकलता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम सिलेंडर का जो होता है वो होता है πr², ठीक, इससे जो डेंसिटी निकल के आई रो की वैल्यू इसके अंदर पुट अप कर देंगे, रो की वैल्यू निकल के आएगी 2t cos θ अपॉन h rho g, h की हाइट चढ़ रहा है ये चीज हमारे पास इंटू πr², तो h से h कैंसिल होगा, एक r से एक r कैंसिल होगा, तो मास जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, तो रेडियस 5 की 10 हो गई, 5 की पहले रेडियस और चेंज करके 10 कर देंगे तो मास भी डबल हो जाएगा, रेडियस सॉरी r भी 2r कर देंगे तो मास 5 का कितना हो जाएगा 10, तो इस केस में मास होगा दैट विल बिकम 10 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 176, 176 तो बिल्कुल ही सरल क्वेश्चन हो गया, लीस्ट काउंट होता है पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन, लीस्ट काउंट होता है पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन, पिच पूछी गई, लीस्ट काउंट क्वेश्चन में गिवन है 0.01, डिवीजन गिवन है 50, तो 0 पॉइंट आप मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, तो जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5 mm यू विल गेट द आंसर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 176, इसके सर्किट डायग्राम देंगे, तो ये आपको पता है नॉट गेट हो गया, ये नॉट गेट हो गया और ये नॉट गेट से हो गया, तो आपको पता है इसके बारे में डायरेक्टली प्रोटेक्टिव पार्ट थी, तो इसका ऑप्शन 4 ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये नॉट गेट होगा, ए बार बी बार करके
इससे y जब निकालेंगे तो आंसर 4 ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फॉर मोर सोल्यूशन आप उससे फोन करके पूछें। क्वेश्चन नंबर 178 में मोनोटॉमिक गैस कितनी, मोनोटॉमिक गैस जो है उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती थी, एफ का फॉर्मूला पढ़ा रखा है 3 - k, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी 3, तो एनर्जी जो होगी वो होगी 3/2 k। हाफ k की हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, तो इसकी एनर्जी जो है होगी दैट विल बी 3/2 k। 179 इसमें पूछा गया किसका जो है वो नेगेटिव टेम्परेचर होता है, पढ़ा रखा है मेटल्स का पॉजिटिव, इंसुलेटर का कांस्टेंट, सॉरी जो एलॉयज है उनका कांस्टेंट, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर्स का नेगेटिव। तो फॉर सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर अल्फा जो होता है नेगेटिव, मतलब टेम्परेचर बढ़ने के साथ इनका रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी जो होती है वो घटती है। ठीक है, पता है सभी बच्चों को। तो ये सेमीकंडक्टर। नाउ सी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर 180, 2 मास का 5 kg and 10 kg, 5 kg और 10 kg के मास से 1 मीटर की डिस्टेंस पर रखेंगे। याद होगा सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए कोऑर्डिनेट्स लेते हैं, इसको ओरिजिन मान लीजिए, तो इसके कोऑर्डिनेट 0 0 और इसके कोऑर्डिनेट 1 0 क्योंकि 1 की डिस्टेंस। तो RCM क्योंकि y तो 0 ही, XCM का फॉर्मूला क्या होगा, m1 x1 is 0 प्लस m2 x2 is 1 अपॉन m1 प्लस m2। तो XCM आ गया 10/15, 2/3 मीटर, 0.66 मीटर, तो लगभग 67 या 66 सेंटीमीटर जो भी हो, 0.66 सेंटीमीटर या 67 सेंटीमीटर। तो ये आंसर। अब देखिए जैसे आपने लिखा होगा मेरे सोल्यूशन में लगभग 47 मिनट्स मुझे लगे, बट फॉर यू मैक्सिमम टाइम टेकन फॉर फिजिक्स शुड बी 40 मिनट्स। रीजन क्या है, एक तो मैंने बहुत सारी कैलकुलेशन की, सारा एक्सप्लेनेशन किया, सेकेंडली थिंग मुझे क्वेश्चन को यहाँ पे बार बार लिखना पड़ रहा है, रब करना पड़ रहा है, तो दैट्स वाई आई हैड टू टेक मोर टाइम, बट बाय यू the maximum time taken for physics should be 40 minutes. In case of any doubt in any question, you can call me on my, you can send me message on my WhatsApp. So thank you for watching.